आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हर पल शुभ हो। शुभ की कामना करते हुए आज हम हिंदी साहित्य की इस क्लास में प्रिय प्रवास महाकाव्य के आगे के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना प्रिय प्रवास के कई पदों की व्याख्या पढ़ी है। उसी क्रम में आज आपको इन पदों की व्याख्या पढ़नी है। पद आपके सामने है। पद हम आपको पढ़ के बताते हैं। आके पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना। जो बूंदें थी सजल दृढ़ के पक्षम में विद्यमाना, धीरे धीरे छित पर उन्हें सौम्यता से गिराया। अगला पद है श्री राधा को ये पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी ना सुखद हुई हो गई वैरिणी सी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। अगला पद है संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यह आज के पद है। अब इन पदों का संदर्भ और प्रसंग हम आपको एक साथ बताएंगे। तो संदर्भ और प्रसंग अब आपके सामने है। यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित है। इन पंक्तियों में अयोध्या सिंह ने विरहिणी राधिका की मनोदशा को चित्रित किया है। राधा कृष्ण के वियोग में दुखी अपने भवन में अकेली बैठी है। प्रातःकाल की पवन झरोखों से उनके सदन में आती है और उनके दुख बांटना चाहती है। उस समय राधा की क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, उसका चित्रण कवि हरिऔध जी ने किया है। अब आपको व्याख्या से पहले जो शब्द हैं कुछ कठिन लगे हों उनके एक बार अर्थ आपको बताते हैं, यानी उनका अर्थ आप देख लीजिएगा। तो होता क्या है, जब हम आप कोई व्याख्या करते हैं और उसमें शब्दों का अर्थ हमें पता हो तो हम बहुत आसानी से उसे समझ लेते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो ऐसे ही हमारी इन पदों में कुछ पंक्तियां हैं और
उनमें जो शब्द हैं तो उनका अर्थ आप देखिएगा। चलते हैं। सदन माने घर, सभी जानते हैं। सौर भेला माने सुगंधमय, सुगंधित बनाना। कलुष माने दुख। सजल माने जो अश्रु आते हैं नेत्र में जल सहित। क्रियाएं माने जो पवन सहलाने का काम कर रही थी, राधा के दुख बांटने का कार्य कर रही थी, उसकी वो क्रियाएं। वैरिणी माने शत्रु यानी दुश्मन, शत्रुता वाली। भीनी माने भीनी भीनी माने बहुत सुगंधित, गहरी सुगंधित। भीनी भीनी का मतलब हल्की हल्की सुगंधित। शांति माने चैन, शांति, मन की जो स्थिति होती है। व्यथित माने पीड़ा। चित्त माने हृदय, पवन। स्निग्धता माने शीतलता। विपुल माने अत्यधिक। सदुख माने दुख सहित। संताप माने कष्ट। आगे है कलुषित माने प्रभावित होना, क्रूर होना। क्रूरता माने कठोर। और कलुषित माने ऊपर क्या बताया था, दुख, और नीचे कलुषित का अर्थ क्या आएगा कि राधा क्या कह रही है कि तुम भी समय की क्रूरता से प्रभावित हो गई हो। तो यहाँ पे कलुषित का अर्थ प्रभावित होना आएगा, यानी तुम भी कलुषित हो गई हो, तुम भी हमारे साथ कठोरता का, कलुषित व्यवहार करने लगी हो, यानी बुरा व्यवहार कर रही हो। ठीक है, तो अब व्याख्या प्रारंभ करें। तो व्याख्या अब है, क्या है, आगे पूरा सदन उसने सौर भीला बनाया। तो अब हम कैसे लिखेंगे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं, विरहिणी राधिका अपने सदन में अकेली बैठी हुई है। प्रातः काल की पवन ने आकर, वायु आई है प्रातः काल की, और उसने सारे भवन को सुगंधित कर दिया, सुगंध से भर दिया। इस तरीके से पवन ने जो कार्य किया वो इसलिए किया क्योंकि वो राधिका के जो कष्ट हैं, राधा के जो कष्ट हैं, उसको उसने मिटाना चाहा। राधा के शरीर का उसने स्पर्श किया। इस तरीके से प्रातः काल की पवन ने राधा के कष्टों को मिटाना चाहा। राधा के नेत्रों में, पक्षम माने जो हमारे आपके नेत्र की जो पलकें हैं, पलकों में जो पलकें हैं उनको बरौनिया भी बोलते हैं, बरौनिया। तो क्या किया पवन ने आगे, राधिका के कष्टों को मिटाना चाहा। राधा के नेत्रों में जो अश्रु की बूंदें, पलकों पर, बरौनियों में जो थी बूंदों, जो बूंदें राधा के नेत्रों की बरौनियों में जो थी, उनको बहुत धीरे से, धीरे धीरे, छित माने धरा, धीरे धीरे, सौम्यता माने शिष्टता से, शालीनता से, शालीनता से उन्हें धरती पर गिराया। यानी
राधा के पलकों में जो अश्रु बिंदु थे, अश्रु की बूंदें थी, उनको धरती पर गिराया। पुनः दोहरा देते हैं। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी कहते हैं कि प्रातःकाल की पवन राधा के भवन में आई, जहाँ राधा श्री कृष्ण के वियोग में अकेली बैठी हुई थी। प्रातःकाल की पवन ने आकर पूरे सदन को सुगंधित कर दिया, सुगंध से पूरा सदन भर दिया। इस तरीके से प्रातःकाल की पवन ने राधा के शरीर के कष्टों को मिटाना चाहा, राधा के कष्टों को दूर करना चाहा। प्रातःकाल की सुगंधित पवन ने राधा के तन का स्पर्श किया। इस तरह वो राधा के दुख को मिटाना चाहती थी। उसने ऐसा करके राधा के दुख को मिटाना चाहा। राधा के नेत्रों में, पलकों पर जो अश्रु बूंदें थी, बरौनियों में जो अश्रु बूंदें थी, उनको पवन ने बहुत शालीनता से, धीरे से धरती पर गिराया। ऐसा करके वो राधा के दुख मिटाना चाहा। ऐसा करके उसने राधा के दुख को मिटाना चाहा। अब दूसरे पद में देखिएगा राधा को कैसा लगा। पवन की यह क्रियाएं, पवन का ये सहलाना, अश्रु बूंदों को धरती पर गिराना, सुगंधमय वातावरण बनाना, राधा को प्रातःकाल के पवन की ये क्रियाएं थोड़ी भी सुखद नहीं लगी। पवन की इस क्रिया ने राधा के दुख को कम नहीं कर पाया। क्या कवि कह रहा है, देखिएगा। पवन की ये स्नेह भरी शालीनता से धीरे से उनके अश्रु की बूंदों को धरती पर गिराना, उनके तन का स्पर्श करना, उनके दुख को बांटना पवन ने चाहा। ये स्नेह की क्रियाएं राधा के दुख को कम नहीं कर सकी। राधा को पवन की ये क्रियाएं सुखद नहीं लगी। उसे उसकी ये क्रियाएं वैरंसी लगी। कैसे प्रतीत हुई? शत्रुता भरी प्रतीत हुई। उसे पवन की ये क्रियाएं वैरिणी प्रतीत हुई। उसे अच्छा नहीं लगा। पवन की भीनी भीनी सुगंध राधा के मन की शांति को खो रही थी। जो भीनी भीनी सुगंध थी वो राधा के मन की शांति को खो रही थी। वो शांति नहीं दे पा रही थी। शांति, मन की शांति खो गई थी राधा की। क्या कवि कहना चाहता है? अर्थात राधा को श्री कृष्ण के संयोग वाली वो सुगंधित पवन की स्मृति हुआ। जब श्री कृष्ण उनके साथ होते थे और वो सुगंधित पवन बहती थी, उस समय के क्षणों का स्मरण राधा को हो आया। इसलिए राधा के मन की शांति खो गई।
उनका दुख और बढ़ गया। राधा के हृदय को ये शीतल पवन की क्रियाएं और अधिक पीड़ा देने वाली लगी। राधा के मन की शांति खो रही थी और उनके हृदय को पवन की ये शीतलता कष्ट पहुंचा रही थी, उनके हृदय को और पीड़ा दे रही थी। अर्थात राधा के जो दुख थे वो और बढ़ गए और पीड़ा उनकी बढ़ गई। अगला पद देखिएगा, संतापों को विपुल बढ़ता देख। राधा की जो पीड़ा थी उस पीड़ा को बढ़ता हुआ देखकर राधा दुखी हो गई। पहले से ही दुखी थी। कवि कह रहा है कि अपने कष्टों को, अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता देखकर राधा और दुखी हो गई। दुख से भरी राधा, दुख से भरी धीरे से दुख के साथ पवन से बोली, मेरी प्यारी पवन, मेरी प्यारी प्रातःकाल की पवन, तुम मुझे क्यों इतना सता रही हो? तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? समय तो मेरे वैसे ही प्रतिकूल है। इस समय मेरे प्रति क्रूर हो चुका है, वो बड़ा कठोर हो चुका है। इस समय मेरे तो दिन फिरे हुए हैं, अर्थात इस समय मेरा समय ठीक नहीं है, समय मेरे प्रतिकूल है, वो क्रूर हो चुका है, मेरे प्रति कठोर हो चुका है समय। क्या तुम भी इस समय से प्रभावित हो गई हो जो मुझे सता रही हो? राधा कहती है कि ये मेरी प्यारी प्रातःकाल की पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? मेरे तो दिन वैसे ही इस समय फिरे हुए हैं, समय मेरे वैसे ही प्रतिकूल है और इस समय तो समय मेरे प्रति कठोर हो चुका है, क्रूर हो चुका है। और क्या तुम भी इस समय से प्रभावित हो गई हो, इसलिए मुझे सता रही हो? ये इन पंक्तियों की व्याख्या थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो अब व्याख्या में हम क्या लिखते हैं? विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 पर अलंकार। विशेष देखिएगा, विशेष में नंबर 1 पर क्या आएंगे? अलंकार। अब आप इन पंक्तियों को देखिएगा ध्यान से कि इनमें आपको कौन से अलंकार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखिएगा कौन से अलंकार हैं, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो कौन सा अलंकार आपको दृष्टिगोचर हुआ है? अनुप्रास का एक भाग है 6 का अनुप्रास, ठीक है, 6 का अनुप्रास है, अलंकार आ गया। एक ही अलंकार नहीं है, और भी इसमें अलंकार विद्यमान है।
जहाँ हर्ष, शोक, विषाद, उत्साह आता है, वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। तो आपके भीनी भीनी दिन में हमारा कौन सा अलंकार आ गया? विप्सा अलंकार भी विद्यमान है। विप्सा अलंकार। अब और भी अलंकार है, देखिएगा अब आप इसमें। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार आ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसे है कि तुम कैसे प्रतीत हो रही हो? मुझे वैरन सी प्रतीत हो रही हो, लगता है कि तुम मेरी दुश्मन हो। तो जहां पर ऐसा प्रतीत हो, मानो तुम दुश्मन हो, क्या कह रही है पवन से कि तुम मुझे वैरन लग रही हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। तो कितने अलंकार हो गए? छेकानुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब नंबर 2 पे क्या आएगा? राधा की मनोदशा का चित्रण कवि ने किया है। तो देखिएगा, राधा की और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम समय की क्रूरता से प्रभावित हो गई हो। तो इन दोनों जगह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरे में हम दूसरे विशेष में क्या लिखेंगे बिंदु पर कि राधा की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक चित्रण किया गया है। और ये स्वाभाविक बात है कि जब हम किसी से दूर होते हैं और जब कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो हम सभी को पुरानी स्मृति हो आती है। जैसे कोई हमें प्यार से, स्नेह से अपने पास बिठाकर खाना खिलाता है और बार बार पूछता है, कुछ और आपको चाहिए? आपकी मनपसंद की हमने सब्जी बनाई है, आपको खीर पसंद है? हमने देखो आज खीर बनाई है। तो ये कोई बात कह रहा है, तो हमें उससे पहले माने अगर हमारे साथ ऐसा किसी दिन किया, किसी पल किया, तो हम माँ से जब दूर होते हैं, उस समय हमारे साथ कोई ऐसी घटना घटती है, तो वो हमें माँ की स्मृति पहले आती है। तो ये एक तीसरा बिंदु है, क्या कि संयोगा काल की जो स्मृतियां हैं वो वियोग काल में स्मरण होना स्वाभाविक है। संयोग काल की सुखद स्मृतियां वियोग काल में स्मरण हो आना, ये हमारा तीसरा बिंदु है। संयोग काल की सुखद स्मृतियां वियोग काल में स्मरण हो आना, उन क्षणों की याद हमें आ जाती है।
तो हम चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, भाव हमारा यही होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे भी इसको बिंदु हुए लिख सकते हैं। आपको क्या सरल लगता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वियोग काल में संयोग काल की सुखद स्मृतियों का स्मरण होना स्वाभाविक है। कैसे कि संयोग काल की सुखद स्मृतियों का वियोग काल में स्मरण होना स्वाभाविक है और कवि ने उसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। ठीक है, ये आपके विशेष है। तो कहने का भाव हुआ कि ये आज आपकी व्याख्या रही। अब आपकी ये व्याख्या आज की संपन्न हो गई है। अगली क्लास में आगे के पद हम समझेंगे। आज इतना ही।